बच्चों, ये एक टावर है और इस टावर की हाइट 80 मीटर है। आपने एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड स्पीड से फेंक दिया। 80 मीटर हाई टावर से हाईएस्ट पॉइंट पे खड़े होकर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कर दिया और वेलोसिटी दी 20 मीटर पर सेकंड। सवाल का पहला पार्ट, फाइंड एंगल मेड बाय वेलोसिटी with horizontal. Find angle made by velocity with horizontal after 1 second. After 1 second. Find angle made by velocity with horizontal after 1 second. ऑब्जेक्ट को फेंकने के 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी। आप जानते हैं कि कुछ इस तरीके का इसका मोशन होगा। तो 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट कहां होगा? फॉर एग्जाम्पल यहां कहीं होगा। गुड आफ्टरनून रितिका। तो इस टाइम अगर वेलोसिटी बनाने के लिए कहा जाए तो अलोंग द टेंजेंट इस तरह से वेलोसिटी बनेगी। इस वेलोसिटी का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल। आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी नहीं बदला करती। तो अगर ये शुरुआत में 20 मीटर पर सेकंड थी तो अभी भी ये 20 मीटर पर सेकंड ही होगी। और वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी को आप कहेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एवरीथिंग इज इन वाई डायरेक्शन, सो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यू वाई 0 है, ए वाई जी और टी टाइम 1 सेकेंड मैंने बोला है, तो वी वाई एक्चुअली जी टी होगा। दिस इज वी वाई। टी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे अभी। तो बच्चों ये वी वाई है, वेलोसिटी का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है ये। दिस इज वी वाई और ये वी एक्स है और इन दोनों का रिजल्टेंट ये v है। तो सवाल में क्या पूछा गया है कि 1 सेकंड के बाद एंगल मेड बाय वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल, जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही होगी। तो ये थीटा आपसे पूछा गया है। एम आई राइट? ये थीटा आपसे पूछा गया है। तो Vx और Vy का रिजल्टेंट ये V है, तो ये थीटा आप कैसे बताएंगे? आप कहेंगे tan थीटा इज इक्वल टू, आपको आई होप याद होगा अभी तक लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। Vx और Vy का रिजल्टेंट है V, तो थीटा किस किस के बीच में एंगल है? V और Vx के बीच में। तो V और Vx को छोड़कर कौन बचा? Vy। तो Vy sin 90 अपॉन Vy cos 90, बस डिनोमिनेटर में Vx और जोड़ दिया जाएगा। जरा हाथ उठा के रेस्पॉन्स दीजिए, ये बात समझ में आई कि नहीं। वेक्टर्स को जोड़ना, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भूले तो नहीं हो ना? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन Vy Vx और ये V, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू Vy sin 90 अपॉन Vx प्लस Vy cos 90। आप जानते हैं कि sin 90 1 होता है और cos 90 0, इसलिए ये Vy अपॉन Vx बन जाएगा। Vy अपॉन Vx बन जाएगा। Vy की वैल्यू है GT और Vx की वैल्यू है 20। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई GT अपॉन 20, GT अपॉन 20। सो tan थीटा इज इक्वल टू G की जगह 10 और टाइम 1 सेकेंड दिया मैंने अपॉन 20। 10/20 इज 1/2। तो बच्चों tan थीटा 1/2 आ गया
मतलब आप कहेंगे थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/2। जरा हाथ उठा के रिप्लाई करेंगे, बात समझ में आई या नहीं। थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/2। सबके हाथ उठने चाहिए जिस जिसको समझ में आ गया। प्रखर, सार्थक, अनिकेत, मुदिता, तनिष्क, पीयूष। मुदिता रिजल्ट नहीं बताया अभी। वेरी गुड। रितिका, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/2 एंगल मेड बाय वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल आफ्टर 1 सेकेंड। चलो मैं आगे। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? न्यासा ठीक है बेटा, समझ आ गया? तो tan थीटा इज इक्वल टू Vy/Vx। बच्चों एक बार आप करके देख लो जरा इसी सवाल को। मैं थोड़ा सा डेटा चेंज कर देता हूं। अगर मैंने यहां 1 सेकेंड ना बोला होता बेटा, 1 सेकेंड नहीं बोला होता, अगर मैंने यहां पे 2 सेकेंड बोला होता तो क्या आंसर आता? फाइंड एंगल मेड बाय वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल आफ्टर 2 सेकेंड। फाइंड एंगल मेड बाय वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल आफ्टर 2 seconds। ऑब्जेक्ट को फेंके हुए जब 2 सेकेंड हो जाएंगे, ओके गोरांश, एंगल मेड बाय वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल आफ्टर 2 seconds, तो आप कहेंगे tan थीटा इज इक्वल टू, अगेन ये वाला tan थीटा, ये थीटा, tan थीटा कैसे बताएंगे? Vy sin 90 अपॉन Vx प्लस Vy cos 90। ये मैं बार बार इसलिए लिखता हूं कि आपको याद हो सके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट उनके बीच में कहीं, तो रिजल्टेंट ने किस वेक्टर से कितना एंगल बना रखा है, बहुत कम बच्चे बता पाते हैं। तो Vy की वैल्यू है GT sin 91 हो गया, और डिवाइडेड बाय Vx की वैल्यू है 20। तो G इज 10 और टाइम कितना हो गया 2 सेकेंड्स। 10 इंटू 2/20, 20/20 इज 1। तो tan थीटा आ गया 1। कितना आ गया tan थीटा? कितना आ गया tan थीटा? 1। 1 क्या होता है? tan 45। 1 क्या होता है? tan 45। तो थीटा आ गया 45। हाथ उठाइए, थीटा 45 है। कौन कौन सही? न्यासा, पीयूष, मदीहा, गुरांश, परिधि, तनिष्क, प्रखर, सार्थक, मुदिता। थीटा 45 डिग्री। अनिकेत, वेल डन। इजी है ना? इजी है ना? अब इस बार पेन रख दो, पेन रख दो मन में, मन में सॉल्व करके बताना, मन में सॉल्व करके बताना। अगर मैंने कहा होता 3 सेकेंड्स तो, अगर मैंने 2 सेकेंड्स की जगह 3 सेकेंड्स कहा होता तो क्या आंसर होता? थ्री सेकेंड्स कहा होता तो क्या आंसर होता? मन में, मन में, मन में। कोई रजिस्टर पे पेन मत चलाना आप, मन में। तो आप कहते tan थीटा इज इक्वल टू GT अपॉन Vx। tan थीटा इज इक्वल टू GT अपॉन Vx। G10 T हो जाता 3, तो GT हो जाता 30। 30/20 3/2 आंसर होता tan इनवर्स 3/2। हाथ उठाइए। मदीहा 3/2 नहीं बेटा, tan इनवर्स 3/2। tan इनवर्स 3/2 है ना? इस बार और तेज, मन में, पेन नहीं चलाएगा कोई। बोल 4 सेकंड बोलता तो क्या होता? 4 सेकंड बोलता तो क्या होता? मन में, मन में। एंगल मेड बाय वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल 4 सेकंड बोलता तो क्या आंसर होता? GT/20। GT/20, टी की जगह रख देते 4, तो 40/20। tan इनवर्स 2 होता। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। tan इनवर्स 2 होता। गौरांश, तनिष्क, पीयूष, परिधि, मदीहा, प्रखर, न्यासा, मुदिता, रितिका, सार्थक। अगर मैं 4 सेकंड के बाद कहता तो क्या आंसर होता? तो tan इनवर्स 2। बोल, अगर मैं 5 सेकंड के बाद कहता तो क्या होता? जल्दी से
अगर मैं 5 सेकंड के बाद कहता तो क्या आंसर होता? 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी ने हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाया होगा? 5 सेकंड के बाद कितना एंगल बनाया होगा? हाँ, tan इनवर्स 5/2, हाथ उठाओ। tan इनवर्स 5/2। लड्डू ही रहना तुम, लड्डू रहोगे तुम, लड्डू हमेशा। अरे नालायको, जरा ये तो देख लो, 5 सेकंड चला भी ऑब्जेक्ट, 5 सेकंड चला भी ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसे में कुछ भी पूछूंगा तुम यही करते जाओगे। हाँ, थोड़ा ये तो दिमाग लगा लो कि 80 मीटर ऊंचा टावर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 5 सेकंड से पहले जमीन पे ही गिर गया हो ऑब्जेक्ट। बोलो, नहीं सोचोगे ऐसे? नहीं सोचोगे? हाँ, तो चलो सबसे पहले सोचो इसमें जी। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट रजिस्टर पे लिखिए। इन हाउ मच टाइम, in how much time object will hit the ground? In how much time object will hit the ground? कितनी देर में ऑब्जेक्ट ग्राउंड को हिट करेगा? इन हाउ मच टाइम ऑब्जेक्ट विल हिट द ग्राउंड? फास्टर। इन हाउ मच टाइम ऑब्जेक्ट विल हिट द ग्राउंड? कर लिया? बोलो कैसे करोगे? कैसे करोगे? क्या करोगे? क्या सोचोगे? कितनी देर में ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर आ गया? क्या मतलब हुआ इस सवाल का? इस सवाल का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट जहां से फेंका था वहां से 80 मीटर नीचे कितनी देर में आ गया? बोलो सही कह रहा हूं ना? इन हाउ मच टाइम ऑब्जेक्ट विल हिट द ग्राउंड? ऑब्जेक्ट जमीन पे कब आया? तो आप कहेंगे जहां से फेंका उससे 80 मीटर नीचे कब आया, आप ये पूछना चाह रहे हो। तो 80 मीटर नीचे मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो। एस वाई यू वाई ए वाई 80 मीटर नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन का -80, डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लिया। वाई डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, ए वाई की वैल्यू -g टी स्क्वायर, -80 इज इक्वल टू -5t स्क्वायर, माइनस माइनस सेटल हुआ, टी स्क्वायर 16 आया, टी की वैल्यू 4 आई, हाथ उठाओ। 4 सेकंड में ही नीचे आ गया ये ऑब्जेक्ट जमीन पे 4 सेकंड में ही आ गया। तो मैं पूछ ही नहीं सकता कि 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी ने कितना एंगल बनाया है, मैं पूछ ही नहीं सकता। बोलो ठीक है ना? जागते रहा करो, सोते रहते हो, कहीं भी फंसा लो बच्चों को, इन्हें सीधे बच्चे एकदम। इन हाउ मच टाइम ऑब्जेक्ट विल हिट द ग्राउंड? आंसर हुआ 4 सेकंड। तीसरा पार्ट सवाल का, सवाल का तीसरा पार्ट, विद व्हाट वेलोसिटी, with what velocity object will hit the ground? With what velocity object will hit the ground? प्रखर ने आंसर दिया है 40। लेट्स सी प्रखर, with what velocity object will hit the ground? With what velocity object will hit the ground? अनिकेत ने आंसर दिया है, प्रखर सेज 40। दोनों नालायक हैं। मैं करूं? जब ऑब्जेक्ट आके ग्राउंड पे टकराया तो किस वेलोसिटी से टकराया? प्रोजेक्टाइल मोशन में एक से ज्यादा डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट है, हर डायरेक्शन को अलग अलग सॉल्व करते हैं, तो इस मोमेंट पर एक एक्स डायरेक्शन में और एक बाई डायरेक्शन में वेलोसिटी रही होगी। आप जानते हैं कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी नहीं बदलती, अगर वो शुरुआत में 20 थी तो वो अभी भी 20 ही होगी। और वाई डायरेक्शन में कितनी होगी? जीटी।
वाई डायरेक्शन में होगी u प्लस ए टी, यू की वैल्यू 0, वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी 0, तो वी वाई जी टी आएगा जी टी। तो g की वैल्यू 10 और कितनी देर में नीचे आ गया? 4 सेकंड में। तो डाउनवर्ड 40 है और आगे की तरफ 20 है। तो जिस टाइम ग्राउंड पे टकराया ऑब्जेक्ट, उसके पास एक वेलोसिटी x डायरेक्शन में है और एक वेलोसिटी माइनस जे कैप डायरेक्शन में भी है, जो कि वी वाई है। तो टकराते हुए उसकी वेलोसिटी है 20 आई कैप माइनस वी वाई की वैल्यू है जी टी, मतलब 40। बोलो कैसे? क्योंकि g की वैल्यू 10 और t फोर टाइम कितनी देर में ग्राउंड पे आया? 4 सेकंड। वो आप इससे पहले मुझे बता चुके हो। तो यही ऑप्शन होना चाहिए सवाल का, और इसको हम टिक करेंगे। और आप जानते हैं कि अगर एग्जामिनर ये ऑप्शन नहीं देना चाहता तो वो इसका मैग्नीट्यूड भी ऑप्शन में दे सकता है। और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है? कोएफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर। 400 प्लस 1600 अंडर रूट 2000 अंडर रूट 2000 से यस और नो। इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट में 400 इंटू 5 या 20 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। हाथ उठाइए, कौन कौन सही था? 20 रूट 5 पीयूष, प्रताप सिंह, तनिष्क, गर्ग, सार्थक भटनागर, प्रखर भटनागर। 4 बच्चे 20 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। ओनली 4 बच्चे। आसान नहीं था क्या? नहीं था क्या आसान? और इसी का फोर्थ पार्ट, आखिरी पार्ट, इस सवाल का आखिरी पार्ट। जब ऑब्जेक्ट जमीन पर टकराया तो टावर से कितना दूर था? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम बेस ऑफ द टावर, at what distance from base of the tower object will hit the ground? At what distance from base of the tower object will hit the ground? सार्थक और पीयूष कह रहे हैं 80 मीटर। At what distance from base of the tower object will hit the ground? परिधि says 80। क्या पूछ रहा हूं जरा डायग्राम में लोकेट करना। बेस ऑफ द टावर से कितना दूर, बेस ऑफ द टावर से कितना दूर ऑब्जेक्ट ग्राउंड से टकराया? एक्स पूछ रहा हूं। दे क्या रखा है? वाई। और क्या दे रखा है? यू। कुछ याद आया? वाई और एक्स को जो रिलेट करे वो कौन है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। वाई इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। वाई की वैल्यू 80 है, जी की वैल्यू 10। एक्स ढूंढ रहे हैं आप, यू की वैल्यू 20 है। जस्ट पुट द वैल्यूज। सही है क्या? तो इसको हम लिख सकते हैं 80 इंटू, ये देखो ये जो भी लिखा है, क्या लिखा है? 20 का स्क्वायर, 400 इंटू 2 800 इज इक्वल टू 10 एक्स स्क्वायर। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर आ गया 80 इंटू 80। और अगर एक्स चाहिए तो वो आ गया 80 मीटर। 80 मीटर। कौन कौन सही था जरा हाथ उठाना। पीयूष, परिधि, प्रखर और मुदीता ना? सार्थक, कुरांश, परिधि, मदीहा। बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला सवाल देखो कितना दिमाग लगाओगे तुम। हाँ, असाइनमेंट का डिस्कशन शुरू करेंगे पीयूष। ये एक इंक्लाइन प्लेन है। क्या है? इंक्लाइन प्लेन। और इसका इंक्लिनेशन है थीटा।
ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इसका इंक्लिनेशन थीटा है। समझते हो इंक्लिनेशन? जैसे हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना, इसको उठाते जाओ उठाते जाओ उठाते जाओ उठाते जाओ उठाते जाओ, यहाँ ले गए ना, तो बस यही इंक्लिनेशन है। हॉरिजॉन्टल से जो इसने एंगल बनाया है, ये इंक्लिनेशन। ये इंक्लाइन प्लेन है और इसका इंक्लिनेशन थीटा है। एक ऑब्जेक्ट यहां पर था, इस जगह, और उसको बिल्कुल सीधा ऐसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, कौन सा प्रोजेक्शन? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, इसको सीधा ऐसे फेंक दिया। कितनी वेलोसिटी से? यू से, यू वेलोसिटी से फेंक दिया। कुछ इस जगह जाके इसका पहला बाउंस हुआ, यहां टकरा के फिर आगे भी जाएगा, ये इसका फर्स्ट बाउंस हुआ। तो बस मुझे यही पूछना है कि एस की वैल्यू कितनी है, ये बता दो। ये एस की वैल्यू बता दो बस। इस ऑब्जेक्ट को हमने कैसे फेंका था? हॉरिजॉन्टली फेंका था, हॉरिजॉन्टली। लेकिन ये ऐसे थोड़ी होगा कि ऐसे सीधा चलता चला जाए, ऐसे सीधा चलता जाएगा क्या? ऐसे थोड़ी चलता जाएगा ये सीधा सीधा, तो ऐसे नीचे की तरफ आने लगेगा। तो यहाँ पे इसी सरफेस पे आके ये दोबारा टकराया, तो अलोंग द सरफेस कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ जब इसका पहला कोलिजन इस सरफेस से हुआ? तो सवाल की लैंग्वेज होगी, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट along the incline, find displacement of object along the incline up to first collision, up to first collision, क्योंकि इसके बाद टकरा के फिर उठेगा और फिर आगे भी जाएगा, तो फिर वो सेकंड कोलिजन होगा। मैंने कहा फर्स्ट कोलिजन तक। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द इंक्लाइन अप टू फर्स्ट कोलिजन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द इंक्लाइन अप टू फर्स्ट कोलिजन। इस गिवन अरेंजमेंट में देख लीजिए क्या क्या दिया है मैंने। एक u दिया है और थीटा, तो आंसर में u और थीटा ही अलाउड है और कुछ अलाउड नहीं है। ऑब्जेक्ट को कैसे फेंका गया है बेटा? ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल फेंका गया है। ये सवाल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का है, सब बच्चे मानते हैं? जरा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। मानते हैं ना? ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल फेंका गया है, ठीक है। तो अगर हॉरिजॉन्टल फेंका गया है तो उसके लिए हम ये जानते हैं कि ऑब्जेक्ट कितना नीचे आता है और अपनी जगह से कितना आगे बढ़ता है, इसमें क्या रिलेशन होता है, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u²। मानते हैं? मतलब ऑब्जेक्ट को जहां से फेंका गया वहां से वो कितना नीचे आया, जहां से भी ऑब्जेक्ट को फेंका गया वहां से वो कितना नीचे आया और उस जगह से कितना आगे पहुंचा, y और x, इसमें क्या रिलेशन होता है? y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u²। तो अब जरा थॉट प्रोसेस देखना। गिवन क्वांटिटीज क्या क्या हैं? गिवन क्वांटिटीज हैं u और थीटा। u और थीटा गिवन है, ना y दिया है और ना x दिया है, तो अननोन क्वांटिटीज को रिप्लेस करना शुरू करो। इसमें y और x नहीं दिया। बेटा अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, मानते हो? रिप्लाई करो कमेंट बॉक्स में। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है बच्चों, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। कह सकता हूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल आप लोगों को दिख रहा होगा, तो मैं कह सकता हूं टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। इसलिए दोनों x में से, RHS में दो x आपको नजर आ रहे होंगे, एक x मैं लेफ्ट में लेके आ रहा हूं
और एक राइट में ही छोड़ देता हूं तो y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर में जो एक्स स्क्वायर था उसको x इंटू एक्स कह सकता हूँ। एक x को लेफ्ट में ले आया हूं तो y अपॉन एक्स इज जी एक्स अपॉन टू यू स्क्वायर, और आप जानते हैं कि y अपॉन एक्स को मैं टेन थीटा कह सकता हूँ। तो टेन थीटा इज इक्वल टू जी एक्स अपॉन टू यू स्क्वायर। यहाँ मैं पहुंचा। रिप्लाई कीजिए जरा, यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं। y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर। मैं जानता हूं कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के केस में ये y और x का रिलेशन होता है, तो फिर आगे मैंने दिमाग लगाया कि मैं अननोन क्वांटिटीज को यहां से हटाना शुरू करूं। तो इसलिए मैंने कुछ डायग्राम को जब ध्यान से देखा तो टेन थीटा y अपॉन एक्स था, तो मैं समझ गया कि देखो y बड़े आराम से हटाया जा सकता है। मैंने y अपॉन एक्स को टेन थीटा लिख दिया। अगला टारगेट क्या है? अगला टारगेट है कि मेरे से पूछा क्या गया है, मेरे से पूछा गया है कि ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालिए जो अलोंग द इंक्लाइन हुआ, ये वाला, ये डिस्प्लेसमेंट निकालिए। देख सकते हैं ना सब, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, ये एस, ये पूछा गया है एस। तो जो पूछा गया है वो मेरी इक्वेशन में ही नहीं है अभी, जो पूछा गया है वो मेरी इक्वेशन में ही नहीं है। तो चलो इसको इक्वेशन में लेके आते हैं किसी तरह से। बेटा इसी राइट एंगल ट्राइंगल से क्या मैं ये कह सकता हूं cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस? रिप्लाई कीजिए। इसी राइट एंगल ट्राइंगल से कह सकता हूं cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका मतलब x की जगह लिखा जा सकता है s cos थीटा, x की जगह लिखा जा सकता है s cos थीटा, इसलिए इस x की जगह लिख रहा हूं s cos थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू g अपॉन टू यू स्क्वायर। रिप्लाई प्लीज। और आप s ही निकालना चाहते हैं, आप ये s ही तो ढूंढ रहे हैं ना, तो इस s को यहां छोड़ दीजिए, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाइए। टू यू स्क्वायर जो यहाँ डिनोमिनेटर में है ये LHS में पहुंचेगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और g जो मल्टीप्लाई में है वो जब LHS में पहुंच जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। टू यू स्क्वायर बाई जी, वहाँ टेन थीटा पहले से ही लिखा था, और cos थीटा जो s के साथ मल्टीप्लाई में है वो भी डिवाइड में ही यहाँ पर जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि s की वैल्यू क्या आ गई है, टू यू स्क्वायर अपॉन जी टेन थीटा, और वन अपॉन कॉस थीटा बच्चों सेक थीटा होता है। s की वैल्यू आ गई टू यू स्क्वायर अपॉन जी टेन थीटा सेक थीटा। समझ में आ गया हो तो हाथ उठाओ और बताओ कि सवाल आसान था कि नहीं। बेटा इस तरीके से आप अपनी गिवन क्वांटिटीज और अननोन क्वांटिटीज को रिलेट करते हो। थॉट प्रोसेस समझो सवाल का। सवाल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का था, इसलिए मेरे दिमाग में आया कि y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर से होगा। फिर मैंने सोचा कि अननोन क्वांटिटीज को रिप्लेस करना पड़ेगा, उसने y और x दिया नहीं था, तो फिर मैंने अपना सारा दिमाग इस चीज में लगाया कि मैं कैसे y और x को रिप्लेस कर दूं यहाँ से गिवन क्वांटिटीज के टर्म्स में। और गिवन क्वांटिटीज क्या थी? थीटा, इसके अलावा u। तो मैंने थीटा की टर्म्स में रिप्लेस करना शुरू किया सबको। एक x को LHS में ले आया तो y अपॉन एक्स को लिख दिया टेन थीटा। फिर मैंने सोचा कि जो मैं निकालना चाह रहा हूं s, वो तो इक्वेशन में है ही नहीं, वो कैसे आएगा? तो cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस लिखा और वहां से x को रिप्लेस कर दिया s की टर्म्स में, और देखो कितना आसानी से ये s इज इक्वल टू टू यू स्क्वायर अपॉन जी टेन थीटा सेक थीटा हमारा आंसर आ गया। अभी तक मैंने लेवल टू लेवल और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ये दो वैरायटी कवर की हैं। आगे चलते हैं और अगला हेडिंग डालते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट। ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट। बेटा ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट या प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन द इंक्लाइन प्लेन, ये सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन के लिए पढ़ो आप। मतलब अगर मैं बात करूं स्कूल लेवल की, तो स्कूल लेवल पे चैप्टर अब खत्म हो चुका है। स्कूल लेवल के लिए चैप्टर खत्म हो चुका है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब जो पढ़ाऊंगा ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट या प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन द इंक्लाइन प्लेन, ये सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन के लिए है, सिर्फ और सिर्फ। ओके प्रखर, वो तो आप मैच कर लो, क्योंकि मैंने सुना नहीं था कि आपका क्या आंसर है बेटा प्रखर।
आप मैच कर लो, ये है सही आंसर, 2u² अपॉन g tan थीटा sec थीटा, ये सही आंसर है। ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ऑब्वियसली sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, tan को sin अपॉन cos लिख सकते हैं, तो sin अपॉन cos स्क्वायर भी अगर आपने लिख रखा है तो वो ठीक माना जाएगा। ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट, दैट मीन्स अगर आप ग्राउंड पर नहीं खड़े हैं, आप किसी हाइट पे खड़े हैं, देखिए दिस इज ग्राउंड और ये कोई हाइट है, कोई टावर है, और इसके ऊपर खड़े होके आपने ऑब्जेक्ट को इस तरह से फेंक दिया है, देखिए दिस इज ऑब्लिक प्रोजेक्शन। अगर आप ऐसे फेंकते तो ये आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन था, लेकिन आपने ऐसे नहीं फेंका, आपने हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना के फेंका, तो इसको बोलेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट। ये एंगल है मान लीजिए थीटा। इस ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा होगा, आप प्रैक्टिकली अपने घर की छत पे खड़े होकर और किसी ऑब्जेक्ट को फेंक कर देख लीजिए, कुछ इस तरीके का इस ऑब्जेक्ट का मोशन होगा। सही बनाया मैंने? रिप्लाई करो, सही बनाया? बच्चों, एक से ज्यादा डायरेक्शन जब सवालों में आ जाएं तो हर डायरेक्शन को अलग अलग डील करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से ऊपर नीचे गया है, इसके साथ साथ अपनी जगह से आगे भी गया है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट है। रिप्लाई तो कर दो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए हर डायरेक्शन को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, हर डायरेक्शन को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। दैट्स वाई ये जो u आपका यहाँ पर लिखा है, मैं इस u के कंपोनेंट कर रहा हूं। बोलो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा उसको क्या कहोगे? इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, x कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, और कितना होगा? u cos थीटा। और इस डायरेक्शन में ये जो कंपोनेंट आएगा इसको क्या बोलेंगे? y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू होगी u sin थीटा। आप जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, और y डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन होगा? -g। अपवर्ड को पॉजिटिव तो डाउनवर्ड को नेगेटिव लेंगे। अगर मैंने u sin थीटा पॉजिटिव लिख दिया है तो अपवर्ड पॉजिटिव कह रहा हूं मैं, तो नीचे अब नेगेटिव होगा, तो ay माइनस जी होगा, और x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। ये आपका x और y का डेटा। इसके बाद हर डायरेक्शन को अलग अलग सॉल्व करेंगे, देन सॉल्व ईच डायरेक्शन सेपरेटली, देन सॉल्व ईच डायरेक्शन सेपरेटली। x को अलग सॉल्व करेंगे, y को अलग सॉल्व करेंगे। मतलब अगर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाने की जरूरत है, सिचुएशन कुछ ऐसी है, तो इसको x में अलग से और y में अलग से लगाइएगा। vx, ux, ax, vy, uy, ay अलग से लगाइएगा। ux की वैल्यू u cos थीटा है, और ax आप जानते हैं कि होता ही नहीं प्रोजेक्टाइल मोशन में, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता। हम एयर रेजिस्टेंस उसकी वजह से कुछ चेंजेस आ रहे हैं, नॉर्मली हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं। एक चैप्टर फ्रिक्शन हम आगे जाके पढ़ेंगे, उसमें मैं एयर रेजिस्टेंस की डिटेल आपको दूंगा। इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से y डायरेक्शन में vy इज इक्वल टू uy की जगह आप u sin थीटा लिखेंगे। जब आपका vx और vy दोनों आ जाए तो आप v वेक्टर लिख पाएंगे कैसे? vx i कैप, vy j कैप, कोएफिशिएंट ऑफ i स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j स्क्वायर। तो वो आपसे ये पूछ सकता है कि कितने टाइम के बाद वेलोसिटी, जरा हाथ उठा के बता दीजिए। इसी तरह से अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आपको s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना पड़ जाए, तो इसको भी x डायरेक्शन में अलग से लगाइएगा और y डायरेक्शन में अलग से लगाइएगा। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब आप x डायरेक्शन में लगाएंगे तो ux की वैल्यू u cos, इसलिए x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? आप कहेंगे u cos थीटा इंटू टी, x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन नंबर 3।
ऐसे ही y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, यू वाई की वैल्यू u साइन थीटा इंटू टी, ए वाई की वैल्यू माइनस जी, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 4। तो इस तरह से इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा के, x डायरेक्शन में अलग से और y डायरेक्शन में अलग से इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा के आप किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो जब वो ऑब्लिक प्रोजेक्शन का सवाल होगा। इस तरीके से उसको सॉल्व करना होगा। हो गया नोट? इक्वेशन 1 2 3 4 जैसे मैंने बनाई है, तो इस तरीके से आप ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट का कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए कि ये कोई टावर है और इसकी जो हाइट है वो 60 मीटर है। ये है ग्राउंड, और यहां से हमने किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से फेंका, लाइक दिस, और ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये है 37 डिग्री। ये एंगल है 37 डिग्री। तो इस ऑब्जेक्ट का मोशन कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से आके ये ग्राउंड पे गिरेगा। ये वेलोसिटी 100/3 मीटर पर सेकेंड है, जिससे आपने ऑब्जेक्ट को फेंका 100/3। और आपसे पूछ लिया गया कि कितनी देर में, इन हाउ मच टाइम, in how much time object will hit the ground, in how much time object will hit the ground, in how much time object will hit the ground, ये आपसे पूछ लिया गया। 60 मीटर हाई टावर से एक ऑब्जेक्ट को 100/3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी देके 37 डिग्री के एंगल पे फेंक दिया। ऑब्लिक प्रोजेक्शन है, तो कितनी देर में ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे आके हिट करेगा, इन हाउ मच टाइम ऑब्जेक्ट विल हिट द ग्राउंड। मैं ही करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा। तो आई होप मैंने पहले भी कहा होगा कि ये 3753 से घबराओ मत, क्योंकि ये मैं इतनी बार सिलेबस में यूज करूंगा कि आपको रट जाएगी वैल्यू। साइन 37 3/5 होता है और कॉस 37 4/5 होता है, बता रखा है। तो इनिशियल वेलोसिटी का जो ये कंपोनेंट आएगा, इसको आप कहेंगे एक्स कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, और ये होगा u cos थीटा। u है 100/3 और cos थीटा होगा cos 37, मतलब 4/5। इसी तरह से ये जो कंपोनेंट होगा, इस कंपोनेंट को कहेंगे y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, जो कि u sin 37 होगा। u की वैल्यू है 100/3 और sin 37 3/5, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया 20। रिप्लाई करो यस और नो। सबसे पहले u के कंपोनेंट कर दिए, ux uy, u cos थीटा u sin थीटा। रिप्लाई प्लीज। u cos थीटा u sin थीटा, मैंने कहा कितनी देर में ग्राउंड पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट कितनी देर में ग्राउंड पे आ जाएगा। इसको आम भाषा में कैसे बोला जाएगा इस सवाल को देखकर, कि ऑब्जेक्ट 60 मीटर नीचे कब पहुंच जाएगा। रिप्लाई करो जरा, सही कहा मैंने या नहीं। अगर मैं ये कहूं कि ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे कब पहुंच जाएगा, तो इसका ये मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट जहां से फेंका गया वहां से 60 मीटर नीचे कब पहुंच जाएगा। 60 मीटर नीचे कब पहुंच जाएगा, तो हिंट क्या है कि y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पता है 60 मीटर, 60 मीटर। तो जो पता है वही हिंट है, और उसी हिंट के हेल्प से ये सवाल आपका सॉल्व होने वाला है।
क्योंकि हिंट आपके पास वाई डायरेक्शन में है, इसलिए वाई डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूं। कितनी देर में ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे पहुंच जाएगा? तो आंसर है कि जी जब ये 60 मीटर नीचे चला जाएगा तो ये ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। नीचे मतलब माइनस वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में, माइनस वाई डायरेक्शन में हमें डिस्प्लेसमेंट पता है और यही हमारा हिंट है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन की इक्वेशन लगा दी। वाई डायरेक्शन में एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दिया। तो एस वाई कितना चाहिए? तुम्हें चाहिए कि 60 मीटर नीचे, और नीचे का कन्वेंशन मैंने लिया है नेगेटिव, 60 मीटर नीचे -60। रिप्लाई करते जाओ। एस वाई हो गया -60। यू वाई कितना हुआ? यू वाई हुआ +20। डायग्राम में देख लो, यू वाई की डायरेक्शन अपवर्ड है, अपवर्ड, तो अपवर्ड तो पॉजिटिव होगा ना, इसलिए +20। और टाइम तुम निकालना चाहते हो, और ए वाई होगा -g। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑलवेज डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का कन्वेंशन नेगेटिव ले रखा है। कूल। -60 इज इक्वल टू 20t -5t स्क्वायर। 5 से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, -12 4t t स्क्वायर। सेटल कीजिए, t स्क्वायर -4t -12 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1। टी का कोएफिशिएंट क्या है? -4। बाकी जो बचा वो क्या है? सी, -12। तो टी कैसे निकालेंगे आप? -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a से। तो क्या होगी टी की वैल्यू? -b, b कितना है? -4 प्लस माइनस अंडर रूट, बेटा बी स्क्वायर तो -4 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -12 डिवाइडेड बाय 2a, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट, -4 को -12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आएगा प्लस का, 48 में 16 जोड़ दोगे तो 64 आएगा, डिवाइडेड बाय 2। तो t इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 8/2। तो आप जानते हैं कि टाइम को नेगेटिव नहीं दिखाएंगे आप, इसलिए प्लस माइनस में से प्लस को आप कंसीडर करेंगे, 12/2। तो 6 सेकंड लगेंगे, और 6 सेकंड में जो ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड पे आकर हिट करेगा। जरा फाइनल रिप्लाई कीजिए, यस और नो। मैंने कहा ऑब्लिक प्रोजेक्शन और प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन द इंक्लाइन प्लेन इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि कंपटीशन फोकस होकर भी हमें पढ़ना है, लेकिन स्कूल लेवल में ये चीज़ें नहीं आती। स्कूल लेवल के हिसाब से जब आप लेवल टू लेवल और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ये दो चीज़ें कर लेते हो तो आपका स्कूल लेवल कंप्लीट हो जाता है। पीयूष प्रताप सिंह, क्या डाउट है? पूछिए, हाथ उठाकर पूछिए, अगर बोल सकते हैं तो, नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। पूछिए क्या डाउट है, अनम्यूट कीजिए। यस सर। सर जो सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है किसी की भी, तो सर हमें उसमें केवल उनका मैग्नीट्यूड रखना होता है ना? जी सर साइन तो उसमें पहले से लिए हुए हैं, तो इसलिए जी हमें केवल उसमें मैग्नीट्यूड ही रखना है। जी बिल्कुल। ओके सर। ओके पीयूष, और कोई यस डाउट? सर। और सर इससे पहले वाले सर क्वेश्चन में सर tan थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन एक्स है, लेकिन सर डिस्प्लेसमेंट तो -y है किसमें बेटा? यहाँ पर। सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में। हाँ, इसमें यस। यस सर, इससे पहले वाले में जो, यस सर यही वाला। ठीक है, बताइए। सर इसमें तो सर -y होना चाहिए था ना? तो मैंने कहाँ लिखा है -y, मतलब मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी लिखने की। ओके सर। मैं तो जस्ट y मतलब डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड, x मतलब डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड। ओके सर। ठीक है बच्चों, ओके, मिलता हूं कल। और प्रोजेक्टाइल मोशन का असाइनमेंट लगाना शुरू कर सकते हैं अब आप, और कल से मैं उसके डाउट लेने भी शुरू कर दूंगा आपके। थैंक यू, टेक केयर।